हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएफएससी एक्ट को डिटेल्स में, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस में क्या क्या लिखा हुआ है, उसकी सारी डिटेल नॉलेज लेंगे सिर्फ एक लेक्चर में। ये लेक्चर मेरे आईएफएससी ग्रेड ए पेड कोर्स का पार्ट है। मैं उसको यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ, तो जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो एंड होगा वो वाला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप आईएफएससी ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस देख के लगता है जी बहुत कुछ सिलेबस दे रखा है, बट यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। अगर मैं फेज वन के एग्जामिनेशन की बात करूं तो इसको बस आपको क्वालिफाई करना है, 200 में से 80 मार्क्स लेकर आने हैं। तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपका कौन सा एरिया ठीक है, आप प्रिपेयर कर सकते हो, कि आपके पास बैकिंग एंड नॉलेज है। तो उस तरीके से आप इस एग्जाम को अप्रोच करो। हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन तक। ये नहीं कि हमें हर एक चीज पढ़ के जानी है, सिर्फ फेज वन के लेवल की बात कर रहा हूँ। बट जहाँ पर फेज टू की बात आती है, इसके अंदर अगर पेपर टू की बात करें तो इसमें तो आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो इसी बात को स्टार्ट करते हुए, पेपर टू की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कुछ लेक्चर लेने स्टार्ट कर दिए। जैसे आईएफएससी एड का लेक्चर मेरी एप्लीकेशन पे आ गया, बुलियन का इंट्रोडक्शन लेक्चर आ गया। आगे हम आईआईबीएक्स, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, क्वालिफाइड ज्वेलर्स क्या होता है, उसके लेक्चर्स भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो जो हमारा लेक्चर्स लेने का जरिया है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही है। आपको कंटेंट, काफी सारा कंटेंट पेपर टू का ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इसमें हमारे पास लर्निंग है, जो हमने सेबी और पीएफआईडी में लेक्चर्स दिए और सिलेक्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर काफी कुछ हमारा आरबीआई सेबी से मतलब इंफॉर्मेशन निकाली गई है। और उसके बाद इस पेपर टू की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करा दी साथ के साथ। तो आप एक लेक्चर आईएफएससी ऐड के ऊपर देख के जज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे, कैसे अगर आपको अगर एनरोल कराना है रमन लूथरा क्लासेस में। अभी डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्स के ऊपर, आईएफएससी के ऊपर। आप कोड यूज करेंगे लॉन्च 25, तो आपको 25% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स प्राइस है अराउंड 4000। ठीक है जी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, डाटा, बाय बाय। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम कवर करने वाले आईएफएससीए एक्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। ये एक्ट क्यों बना? ये एक्ट इसलिए बना क्योंकि गवर्नमेंट को पावर्स देनी थी एक अथॉरिटी को, कि आप रेगुलेट कर सको किस कुछ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन को, कुछ सेट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को। तो इसमें क्या बोला गया कि हम एक अथॉरिटी बना रहे हैं, उस अथॉरिटी को इस एक्ट के थ्रू हम पावर्स दे रहे हैं कि आप रेगुलेट कर सको फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कहां पर है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होते हैं उसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर आएगा। बट यहाँ पर हम लॉ पढ़ने के लिए आए, हम ये एक्ट को समझने के लिए आए कि इस एक्ट में क्या क्या पावर्स दे रखी है, ये अथॉरिटी कैसे फंक्शन करेगी, इसको कहाँ कहाँ किस किस जगह पावर दे रखी है। तो उस रिस्पेक्ट में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बात समझ में आती है भाई? एक्ट बन गया 2019 में, पार्लियामेंट मतलब जो हमारा क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा ने कहा ओके, प्रेसिडेंट ने कहा ओके, एक्ट बन गया भाई, हमारा एक्ट फॉर्म हो गया। अब एक्ट ने बोला, पहली बात हम याद करेंगे कि एक्ट के अंदर 2019 में इसको पावर्स दे दी गई। ये इंपॉर्टेंट ईयर है। बट एक्ट जब बनता है तो साथ ही साथ कुछ पावर्स के लिए बोलते हैं ठीक है, ये एक्ट तो पास हो गया, ओके कर दिया गया, प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है, हाँ भी इसको लगा दो, आप अप्लाई कर दो। साथ ही साथ बोलता है किसी और डेट पे अगर चाहे गवर्नमेंट तो इसके प्रोविजंस को उस दिन से अप्लाई कर सकती है। मैं ओके बोल रहा हूँ, बट अगर किसी और दिन से गवर्नमेंट चाहती है कि इसके प्रोविजंस अप्लाई करे तो वो डेट को मान लेना। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट कह रहा है। चलो जी, बात को देखते हैं। तो इस एक्ट ने क्या बोला? इस एक्ट में बोला कि हम इस एक्ट को बोलेंगे आईएफएससी एक्ट। ठीक है जी, क्या बात है, शॉर्ट टाइटल। तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? आईएफएससी एक्ट। साथ में द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी कब अप्लाई करे? तो फर्स्ट डे जिस दिन कुछ प्रोविजन अप्लाई करे गए, धीरे धीरे करके इस एक्ट के प्रोविजन जो भी सेक्शन थे अप्लाई करने हैं ना, तो धीरे धीरे करके उसको अप्लाई किया गया। फर्स्ट डे जिस दिन अप्लाई किया गया वो था 27 अप्रैल 2020। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इस डेट को आपको याद रखना है। कुछ प्रोविजन 27 अप्रैल को अप्लाई करे गए, कुछ प्रोविजन 21 अगस्त 20 को अप्लाई करे गए, फिर कुछ प्रोविजन 29 सितंबर को। जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो 27 अप्रैल की है। ठीक है। सेक्शन नंबर सेकंड में बोला गया इसको कहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो ये एक्ट अप्लाई होता है किसके ऊपर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो बनाए जाएंगे, किस फॉर्म में, कहाँ, किधर बनेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सेटअप होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर मतलब इंडिया वो एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, बाहर का काम कर रहा है, उसमें इंडियन करेंसी का कोई लेना देना नहीं है।
वो बाहर की सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो सेक्शन नंबर 18 के अंदर आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाने का ओके किया जाता है कि आप बना सकते हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाओ और यहाँ पे आप बाहर के लोगों को सर्विसेज दो, काम करो बाहर से रिलेटेड जो भी है। बात समझ में आती है? तो इस सेक्शन के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना दिए गए और उस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को बोला कि आपकी अथॉरिटी आप पे ध्यान रखेगा आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है जी। डेफिनेशन के अंदर 3 डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अथॉरिटी को बोला गया कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान रखोगे, रेगुलेट करोगे, आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में रेगुलेशंस बनाओगे, साथ ही साथ आप फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर रेगुलेशंस बनाओगे। अब ये रेगुलेशंस क्या होते हैं? जैसे कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी, उसको पावर कि आप रेगुलेट कैसे करोगे? एक एक्ट बना बताते हैं कि क्या-क्या कर सकती है एक पर्टिकुलर अथॉरिटी और साथ में कुछ रूल्स बनते हैं। रूल्स के अंदर एक्ट से रिलेटेड बातें लिखी जाती है। एक्ट में आप सब कुछ तो नहीं लिख सकते। एक्ट में पावर दे दी जाती है और रूल्स में उन पावर्स को क्लैरिफाई किया जाता है। ठीक है जी, बात समझ आती है। फिर आती है रेगुलेशंस। अब एक अथॉरिटी को जो बनाया गया तो उसको पावर्स दी गई कि आप रेगुलेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर मार्केट के इंटरमीडिएट्स को, जो भी काम करे इसके अंदर, उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा? रेगुलेशंस बना के। ऐसी अगर मैं आईएफएससीए की बात करूं तो ढेर सारी रेगुलेशंस आ रखी है। बैंक की रेगुलेशन अलग है, इंश्योरेंस की रेगुलेशन अलग है, साथ में कैपिटल मार्केट के इंटरमीडिएट्स है, उसकी रेगुलेशन अलग है, बुलियन मार्केट के ऊपर रेगुलेशंस अलग बना रखे हैं। बात समझ में आती है? तो ये रेगुलेशन से वो रेगुलेट कर रहा है। ठीक है जी। 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कि जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह रजिस्टर कर लिया, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये एक्ट की लैंग्वेज है, पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स अ यूनिट सेटअप इन आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जो भी एक पर्टिकुलर यूनिट सेटअप हो रही है, व्हिच इज एंगेज इन रेंडरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 2 बातें आ गई कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? जो फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए। अब फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या है? अगर आप जाके कोई मंडी से जाके आलू प्याज खरीद रहे हो, क्या वो कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? आलू लेना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? नहीं, वो एक कमोडिटी है। अगर आप जाके शेयर्स खरीद रहे हो, आप सिक्योरिटी डिबेंचर खरीद रहे हो, तो वो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। उसके आगे जाके आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपका क्या कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन होने वाली है उसकी। तो इसके अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को क्या बोला गया कि सिक्योरिटी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस लेना फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। आईआरडी आ जाता ना, कोई डिपॉजिट्स करना बैंक के अंदर, क्रेडिट अरेंजमेंट, लोन वोन लेना, वो सारे के सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। फॉरेन करेंसी के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इसमें पढ़ेंगे। फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एंगेज टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अदर करेंसी दैट आर टू बी सेटल्ड इमीडिएटली। मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर स्पॉट फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया गया। बोला ना इमीडिएटली सेटल्ड है, वो नहीं होंगे, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब इसके ऊपर डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव मतलब आगे के कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी वैल्यू को डिराइव करेंगे फॉरेन करेंसी की वैल्यू से, मतलब फॉरेन करेंसी के जो भी रेट चल रहे हैं उससे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाएंगे, जैसे कि फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। बात में आती है। एनी अदर प्रोडक्ट, आगे इस लाइन में बोला गया कि कोई भी प्रोडक्ट या इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट को लगता है एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है तो उसको हम मान लेंगे, तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू बोलती है बाद में कि बुलियन के स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि हम बुलियन की मार्केट आई आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से हम बुलियन की मार्केट को रेगुलेट करेंगे, बुलियन की मार्केट क्रिएट करेंगे। यहाँ से क्या कहते हैं, मूवमेंट होगी बुलियंस की। बुलियंस क्या होते हैं सर? प्रेशियस मेटल, गोल्ड सिल्वर, पढ़ते हैं। तो बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट में जो डिलीवरी हो रही है आप जाके बुलियन खरीद सकते हो वहां से, आपको फिजिकल बुलियन मिलेगा, जो भी गोल्ड है बार्स है मिलेंगे आपको। तो उन्होंने बोला बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी बुलियन के लेक्चर के अंदर। तो बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है कि एक्चुअल में जो भी गोल्ड है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक रिसिप्ट में, जिसके पास वो रिसिप्ट होगी वो उस गोल्ड का मालिक है। तो गोल्ड अगर 1 किलो का पड़ा हुआ है तो उसकी एक रिसिप्ट बना दी जाएगी 1 किलो की, जिसके पास भी वो रिसिप्ट है 1 kg की, वो जाके वॉल्ट में जहाँ पे एक्चुअल में गोल्ड पड़ा है उसको जाके बोल सकता है ये देखो मेरे पास पेपर है, ये पेपर लो और मेरे को गोल्ड दो। समझ में आती है?
तो बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? जिसके नीचे अंडरलाइन बुलियन पड़ा है, आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफिकली बताते हैं ये बुलियन आपका नंबर मार्क होता है। ओए होए, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? हमें समझ में आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या है। फाइनेंशियल सर्विस क्या है? जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का लेन देन करवा रहे हैं वही तो फाइनेंशियल सर्विस है। मींस बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग टू अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, क्या बात है, और अग्रीइंग टू डू सो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेफ गार्ड एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एसेट्स, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसका ध्यान रखना, वो भी एक फाइनेंशियल सर्विस है। मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए जो भी काम कर रहा है उसके पीछे, कोई भी काम कर रहा है तो वो एक फाइनेंशियल सर्विस को दे रहा है। कोई बाइंग करवा रहा है, सेलिंग करवा रहा है, एक्सेप्ट करवा रहा है, कोई सेफ गार्ड कर रहा है, एडमिनिस्टर करना है। इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है कि भाई हाँ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद लो, बीच में आ गया ना इंटरमीडियरी, मैं करवा दूं, पॉलिसी बाजार अगर आ गया बीच में, बट हम आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑफरिंग, मैनेजिंग और एग्रीइंग, मैनेज एसेट्स, एसेट्स का मैनेज कर रहे हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के हैं। एक्सरसाइजिंग एनी राइट एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कोई भी राइट है फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर जो भी इसमें इन्वॉल्व है तो वो एक फाइनेंशियल सर्विस है। एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम, मेंटेनिंग और ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अंडरराइट कर रहा है इशूएंस और सब्सक्राइबिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वो कह रहा है कि हाँ, अंडर मैं करता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी करता हूँ कि मैं बिकवा दूंगा उसको, टेंशन मत ले, नहीं बिकेगा तो मैं ले लूंगा। तो जो भी अंडर राइटिंग कर रहा है वो एक फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है, वो सर्विस ही तो दे रहा है फाइनेंशियल सर्विस, कि नहीं बिकेगा तो मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले, या तो मैं तेरी सिक्योरिटीज को बिकवाऊंगा। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई हाँ क्रेडिट वर्दिनेस है कि नहीं, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो एक फाइनेंशियल सर्विस है। अब देखते हैं सारी की सारी सर्विस के रिलेटेड जो भी है वो फाइनेंशियल सर्विस है। रेंडरिंग और एग्रीइंग टू रेंडर एडवाइस, कोई एडवाइस दे रहा है, सॉलिसिट कर रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, एक फाइनेंशियल सर्विस है। ठीक है जी, सारा एक बार हम पढ़ लेंगे। ओके जी, ओके जी। इसके बाद दो तीन चीजों को बाद में फिर ऐड किया गया, जैसे ऊपर बुलियन को फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ऐड किया, वैसे ही बुलियन रिलेटेड चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया। ट्रेडिंग इन बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वो एक फाइनेंशियल सर्विस है विद अंडरलाइंग बुलियन इन रिलेशन टू बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ऊपर में बात करूं तो बुलियन का अभी क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ नहीं करा, उसको एक प्रोडक्ट नहीं माना यहाँ पे। बुलियन के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को भी एक प्रोडक्ट नहीं माना। ऐसे ही अगर फॉरेन करेंसी के स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को एक अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं माना उन्होंने, क्या इसको हम नहीं डील करेंगे, ये इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद क्या, प्रोविजन ऑफ बुलियन फाइनेंसिंग, बुलियन को फाइनेंस करना है, बुलियन बेस्ड लोन दे रहे हैं, जिसको भी अगर उसमें बुलियन खरीद रहा है क्या पता उसको लोन चाहिए हो, और लोन बुलियन लेने के बाद एक रेपो ट्रांजेक्शन में वो आ सकता है कि मेरे पास बुलियन पड़े हैं, इसके बेसिस, इस रिसिप्ट के बेसिस पे आप मेरे को लोन दे दो, मेरे पास लोन, मैंने खरीद रखा है पहले बट मेरे को भी फंड्स का रिक्वायरमेंट है, तो ये वाली रिसिप्ट के अगेंस्ट मेरे को कुछ लोन दे दो। बात में आती है। तो इसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज दे रहे, क्लियरिंग की, सेटलमेंट की सर्विस, वो सारी की सारी एक फाइनेंशियल सर्विस है। क्लैरिटी बुलियन की आपको बुलियन लेक्चर में मिलेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 में बोला गया, चैप्टर नंबर 1 में आपको डेफिनेशन दी थी, बता दिया गया कि एक आईएफएससी कैसे सेटअप होगा। तो इधर आपको एकदम याद करना है क्या, सेक्शन नंबर 18 ऑफ एसईजेड एक्ट। एसईजेड के कुछ प्रोविजंस में आपको अलग से लेक्चर में भी पढ़ाऊंगा, वो भी आपको पढ़ने हैं। एसईजेड एक्ट का सेक्शन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर भी पूछ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अब एस्टैब्लिशमेंट करते क्या बोला, द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो परपेचुअल सक्सेशन है, कभी मरेगी नहीं, हमेशा वो जिंदा रहेगी। अ कॉमन सील होगी उसकी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो भी पावर्स वगैरह वो इस एक्ट के अंदर बताई जाएंगी। अपनी नेम पे वो सू कर सकती है किसी को, किसी ने कुछ गलत काम किया तो कोर्ट में लेके जा सकती है, और खुद के नाम पे सू भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड 27 April 2020 as the date ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का एक्ट 2019 में पास हो गया था, बट उसको अपॉइंट किया गया कि हम इस दिन से एस्टैब्लिश करें इस अथॉरिटी को। एक्ट पहले पास हो गया था, बस इस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आ रही है। एक्ट का ईयर है 2019, एग्जिस्टेंस का ईयर क्या 2020, 27 April 2020। बात में आती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ रखा गया, गांधीनगर गुजरात। क्या पता यही क्वेश्चन आपको दिख जाए पेपर में, इंपॉर्टेंट। ओके जी, सेक्शन नंबर 5, ठीक है जी, अथॉरिटी बन गई, रेगुलेट करेगी। इस अथॉरिटी में आएगा कौन कौन, तो अथॉरिटी में बोला गया सबसे पहले एक चेयरपर्सन आएगा, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। द अथॉरिटी, अच्छा आप सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही तो है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके के अंदर तो फाइनेंशियल वो ध्यान रखता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया का वो ढंग से काम कर रहा है। तो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, सेबी की बात करो, आरबीआई की बात करो, हर एक बंदा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। तो उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट इस अथॉरिटी का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का चेयरपर्सन को अपॉइंट कर देगी। ठीक है जी। उसके बाद कौन कौन इस पर्टिकुलर अथॉरिटी में एक पर्टिकुलर मेंबर बनेगा? तो 1 मेंबर ईच। कहां से? एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आएगा, एक्स ऑफिसो, मतलब वो वहां पे कोई पोस्ट होल्ड करता है आरबीआई के अंदर, तो उसके डिफॉल्ट मतलब होता है कि अगर वो वाली पोस्ट को वो होल्ड कर रहा है तो उसको एक मेंबर मान लिया जाएगा इस अथॉरिटी का। अच्छी पोस्ट बनना चाहिए ना, एक्स ऑफिसो लिखा गया। ऐसे ही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अगर वो कोई पोस्ट को होल्ड करता है तो उसको मेंबर मान लिया जाएगा। वहां से भी मतलब नॉमिनेशन होते हैं वगैरह। ठीक है। एक्स ऑफिसो के अंदर उसके बाद भी तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर मेंबर है जो इस अथॉरिटी में अपॉइंटेड है, काम करेगा, आएगा। ठीक है जी। ऐसे ही सेबी का भी एक मेंबर आ गया, इंश्योरेंस आईआरडीए का भी एक आ गया एक्स ऑफिसो, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी एक मेंबर आ गया एक्स ऑफिसो। तो हमारे चारों रेगुलेटर जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करते हैं इंडिया के अंदर, आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज मार्केट, जो सेबी है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, कॉर्पोरेट्स को रेगुलेट करता है जो भी पैसा उठाते हैं। साथ में आपका इंश्योरेंस आईआरडीए इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, उसके इंटरमीडिएट्स को जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे पीएफआरडीए पेंशन फंड मैनेजर्स को रेगुलेट करता है, जो भी हमारा पेंशन फंड का मार्केट है इंटरमीडिएट्स उनको रेगुलेट करता है। उन चारों से लोगों को लेके ऐसा क्यों किया गया, पहले सोचते हैं। आईएफएससी एक सेंटर एक बना दिया गया जिसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं होंगे। तो अलग अलग जाके रेगुलेटरी से बात करने की जरूरत नहीं है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर बंदे बैठे हैं। तो आप क्या करो, आप अलग अलग रेगुलेटरी के पास मत जाओ, आपको हम एक अथॉरिटी दे रहे हैं जो इन चारों चारों रेगुलेटर का काम करेगी। आरबीआई का काम भी ये करेंगे, सेबी का काम भी ये करेंगे, आईआरडी का भी काम ये करेंगे, पीएफआरडी का भी काम ये करेंगे। टेंशन ना लो, अलग अलग रेगुलेटर पे नहीं जाना आपको। ठीक है। तो 1 मेंबर ही हमने सबसे बुला के बिठा दिया अथॉरिटी के अंदर। उसके बाद 2 मेंबर फ्रॉम अमंग्स द ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री डीलिंग विद फाइनेंस। 2 मेंबर आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी एक्स ऑफिसो, वहां पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएंगे साथ में, यहाँ पे अथॉरिटी में भी उनका पार्ट हो जाएगा साथ में। 2 अदर मेंबर्स ये स्पेसिफिकली अपॉइंट किए जाएंगे, 2 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी भी इस पर्टिकुलर एक्ट में बनेगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो कितने बंद हो गए? एक चेयरमैन हो गया, एक मेंबर आरबीआई सेबी आईआरडी पीएफआरडी, फिर 2 मेंबर और आएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक्स ऑफिस हो गए, और 2 और मेंबर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बात में आती है, 4 8 9 बंदे हो गए। ठीक है जी। अब इसमें बोला गया द चेयरपर्सन शैल बी अ होल टाइम मेंबर, मतलब वो वहां पे पूरा टाइम काम करेगा। एक होल टाइम मेंबर होता है, पार्ट टाइम मेंबर होता है ना, तो होल टाइम मेंबर मतलब वो यहीं पे काम करेगा और कोई वो ऑफिस को होल्ड नहीं करेगा। द चेयरपर्सन शैल बी अ होल टाइम मेंबर एंड द अदर मेंबर रेफर्ड इन क्लॉज डी, जो अपॉइंट करे गए इस क्लॉज के अंदर जो 2 अदर मेंबर्स अपॉइंट करें, वो होल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट की मर्जी, जैसा गवर्नमेंट को ठीक लगे। ठीक है जी। अब टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे एमसीक्यूज काफी बनते हैं इन सेक्शन से। टर्म पूछा गया, चेयरपर्सन का कितना टर्म होगा? वो 3 साल तक ऑफिस को होल्ड करेगा एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। चेयरपर्सन 3 साल, चेयरपर्सन और कोई भी अगर मेंबर है वो 3 साल, दोनों के लिए बोला गया कि वो 3 साल तक ऑफिस को होल्ड करेगा और वो एलिजिबल होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए। मैक्सिमम एज एक चेयरपर्सन की हो सकती है 65 ईयर, 65 ईयर्स की उसकी एज हो सकती है, और होल टाइम मेंबर की जो हो सकती है 62 ईयर्स। यहाँ पर पार्ट टाइम मेंबर की एज के बारे में कोई कैप नहीं लगाया गया, कोई कैप नहीं लगाया गया। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर्स के लिए कोई एज के बारे में बोला नहीं कि इतनी उसकी एज होनी चाहिए। ठीक है जी। 65 हो गया हमारी चेयरपर्सन की एज, और होल टाइम मेंबर की मैक्सिमम एज की हो सकती है 62 ईयर्स। ठीक है। मेंबर में अब ये जो मेंबर्स बनाए गए, क्या वो बंधुआ मजदूर है, बॉन्डेड लेबर है? नहीं, वो छोड़ के जा सकते हैं। रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा है हमें मजा नहीं आ रहा काम करने में, हम नहीं करना चाहते। तो उसके अंदर 3 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने का, 3 महीने का, नॉट लेस देन 3 मंथ्स उनको राइटिंग में देना पड़ेगा। या तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि काम कर नहीं रहा बंदा तो उसको निकाल भी सकती है, सेक्शन नंबर 7 को फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं कि सुबह सुबह आया कि यार आपने मेरे को, आपने फोन नहीं किया, आपकी बेटी की शादी से आपने मेरे को बुलाया नहीं, तो मैं आपको मतलब चेयरपर्सन किया उसे निकाल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। नहीं, सेक्शन 7 में जो रीजन होंगे, रीजन के साथ उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर टर्म ऑफ ऑफिस के अंदर एक और बात, कूलिंग ऑफ पीरियड बोला गया, मतलब कोई भी अगर वहां पे क्या कहते हैं मेंबर है, जो भी वहां पे काम करे, होल टाइम मेंबर है, चेयरपर्सन है, कि अगर आप यहाँ पे छोड़ते हो तो आप कहीं और ऑफिस को नहीं होल्ड कर सकते। मतलब
कि लग सकता है कि कुछ कोल्यूशन कर रखा है आपने, किसी और बड़ी कंपनी ने आपको अपने एक बड़ी सी पोस्ट दे दी। तो बोला गया क्योंकि आपका कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस था, जब आप इस अथॉरिटी में थे, तो आप कहीं और काम नहीं करोगे। कूलिंग ऑफ पीरियड आपने मतलब रेजिग्नेशन के बाद, छोड़ने के बाद, कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर मेंबर अदर देन एक्स ऑफिसो। जो एक्स ऑफिसो है ना, वो तो एक अथॉरिटी के अंदर ऑफिस को होल्ड कर रहा है क्योंकि वो कहीं और एक जगह ऑफिस होल्ड कर रहा है, इसलिए उसके एक इस अथॉरिटी के अंदर आ गया। तो उसको नहीं, जो यहाँ पर होल टाइम मेंबर है, चेयरपर्सन है, उसके लिए बोला गया। एक्स ऑफिसो वालों को नहीं बोला, जो अलग से ऑफिस होल्ड कर रहा है उनके लिए नहीं है कि एक ऑफिस होल्ड करे थे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये भी मिल गया, उनके लिए नहीं, जो स्पेसिफिकली अपॉइंट करेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ फॉर मेंबर 2 year from the date on which they cease to hold office। जिस दिन आपने छोड़ा, आपका ऑफिस अब आप होल्ड नहीं करते, उसके 2 साल तक आप कहीं पर भी एक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप क्या नहीं कर सकते, एनी एम्प्लॉयमेंट आइदर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कहीं पे काम नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, मतलब आपका जो होल्ड है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर ही होगा ना, बाहर वाली थोड़ी ना, बाहर तो जाके आप काम कर सकते हो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे आप काम नहीं कर सकते। नहीं भाई, अभी इन्फ्लुएंस था, समझ में आता है जी, ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि सेक्शन 7 को फॉलो करते सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी से निकाल सकती है मेंबर को। क्या लिखा गया कि कब निकाल सकते हैं, उसमें रीजन बोले गए, क्या क्या आपके रीजन हो सकते हैं। इज और एट एनी टाइम हैव बीन एडजर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बोल दिया गया उसको, भाई उसका खुद का ही वो फाइनेंस हैंडल नहीं कर पा रहा, इंसॉल्वेंट हो गया वो, ठीक है, पैसे मार लिए उसने लोगों के, ठीक है। हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, काम नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। has been convicted of an offense which is of the opinion of the central government involves moral turpitude। वो उसने moral duties को पूरा नहीं किया, उसकी वजह से उसको convict कर लिया गया है, उसको कोर्ट ने बोल दिया कि आपने गलती करी है, ठीक है। has acquired such financial और other interest, उसने कोई ऐसे interest acquire किए कि वो ढंग से काम नहीं करेगा, वो biasness ला सकता है। has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as a member, ठीक है। हैज सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, सो एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूअस इन द ऑफिस इज डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ सकता है उसका उस पर्टिकुलर पद पे बना रहना, तो उसको हम हटा देंगे, उसने अपनी पावर्स का अब्यूज किया है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, आप समझेंगे बात, प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर, जो आपका क्या कहते हैं डी और ई है, उसके अंदर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई उसने कुछ गलत किया, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, उसने अब्यूज करा अपनी पावर को, तो उस केस के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ठीक है जी। पहले 3 केस में तो हो चुका है ना काम, इंसॉल्वेंट हो गया, फिजिकल और मेंटली इनकेपेबल हो गया, सी पॉइंट में उसको कॉन्विक्ट कर लिया गया, बट डी और ई पॉइंट में लगता है गवर्नमेंट को कि उसने एक ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट लेकर आया या फिर उसको अब्यूज करा उसने अपनी पोजीशन को, तो इस केस के अंदर डी और ई के अंदर उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ठीक है ना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, अगर उसको क्लॉज डी और ई में निकाल रहे हो तो। क्या बात है। सेक्शन नंबर 8 है मीटिंग ऑफ अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ देर के बाद ये एक्ट खत्म है, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 कहता है कि अथॉरिटी जो है, ऊपर हमने इतने सारे लोगों को अपॉइंट किया, काम करा रहे हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, घर से काम करते रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम चलेगा उनका। इन्होंने क्या बोला, मीटिंग ऑफ अथॉरिटी एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर, हर क्वार्टर में एक बार ये मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाय द चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन नहीं है, किसी रीजन से वो आ नहीं पा रहा, इन हिज एब्सेंस एनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन इन हिज बिहाफ, उसने क्या बोला कि भाई मैं नहीं आ पा रहा, बट मेरी तरफ से अभी ये एक्ट करेगा चेयरमैन, ठीक है। एनी 3 मेंबर्स में रिक्वायर चेयरपर्सन, जो भी मेंबर्स है ऊपर, अगर उनको लग रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात है, कुछ अर्जेंट नेचर का बिजनेस है, तो वो क्या बोलेंगे, चेयरपर्सन को बोलेंगे कि भाई आप मीटिंग बुलाओ यार, मेरे को बात करनी है। एनी 3 मेंबर में रिक्वायर द चेयरपर्सन टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ अथॉरिटी एट एनी टाइम एंड द चेयरपर्सन शैल कन्वीन द मीटिंग। बात समझ में आती है, मेंबर्स का यहाँ पे पावर बढ़ाई गई। साथ में नोटिस ऑफ मीटिंग नॉट लेस देन 7 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज का आपको टाइम देना ताकि वो आ सके ना, मीटिंग हो सके। अब साथ ही साथ वो मतलब अपने प्रिपेयर कर सके मीटिंग के लिए, ऐसा तो नहीं ना कि समोसे खाने के लिए आ रहे हैं, मीटिंग के लिए प्रिपेयर भी करना है, एजेंडास भी जाते हैं कि क्या क्या काम करना है, क्या क्या बिजनेस को हमें उनको डिस्कस करना है। बट अब यहाँ पे बोला गया कोरम क्या रहेगा मीटिंग का, मिनिमम कुछ मेंबर्स होंगे तभी मीटिंग कन्वीन होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं चलेगी। तो बोला मिनिमम 4 लोग, 2 लोग मिलकर मीटिंग नहीं कर सकते, 4 लोगों का होना जरूरी है अथॉरिटी में,
तब जाके मीटिंग हो पाएगी, तभी वो मीटिंग मानी जाएगी। ऊपर जो आपको बोला ना एक एक मीटिंग चाहिए क्वार्टर में, तो 4 लोगों का होना ज़रूरी है। रेज़ोल्यूशन विल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी वोट होगी एंड द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, इक्वल वोट्स आ गए। चेयरपर्सन, जो भी चेयरपर्सन था उसके पास एक सेकंड वोट होगा कास्ट करने के लिए। जो भी मतलब चेयरपर्सन है या फिर इसको जिसको पावर दे रखी है, शैल हैव अ सेकंड और कास्टिंग वोट। वो कहेगा मेरी बात चलेगी अब। ओके। सेक्शन नंबर 9, वैकेंसी एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ अथॉरिटी। अब जो भी हमने अथॉरिटी बनाई उसके अंदर कुछ अगर प्रोसीडिंग्स करके वो इनवैलिड हो जाएंगे, अगर हमने जिसको भी अपॉइंट किया वो ढंग से फंक्शन या फिर उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था। नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द एक्ट शैल बी इनवैलिड merely of the reason any vacancy or defect in the constitution of authority। अथॉरिटी मतलब एक्ट को फॉलो करते उसकी बातों को फॉलो करते अगर नहीं बनी तो कोई भी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट नहीं करा जाएगा। ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो भी अथॉरिटी, ये अथॉरिटी तो गलत है, इस अथॉरिटी ने ढंग से काम नहीं किया, तो उसने जो भी एक्ट्स किए होंगे वो इसी रीजन पे कि कोई वैकेंसी आ गई, कोई डिफेक्ट्स हो गए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारे के सारे एक्ट्स उनके इनवैलिड हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनी डिफेक्ट्स इन द अपॉइंटमेंट, कोई भी मेंबर ऑफ अथॉरिटी अपॉइंट किया गया उसमें डिफेक्ट्स है, तो जो भी एक्ट किए होंगे पिछले उसने काम किए होंगे वो इनवैलिडेट नहीं होंगे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चेयरमैन, चेयरपर्सन को सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दे दी गई है सेक्शन नंबर 10 के द्वारा। द चेयरपर्सन शैल हैव द पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, चाय वाय के लिए। सेक्शन नंबर 11, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉय, the authority may employ such officers and other employees as it considered necessary for the efficient discharge of its function। इसी सेक्शन में आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है जी, इसी सेक्शन में आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है जी। ओके जी, आईएफएससी जो भी रिक्रूट करते हैं उस सेक्शन में करेगी। इस सेक्शन में पावर्स है। चैप्टर नंबर 3, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी। अब फंक्शंस, पावर और फंक्शन अथॉरिटी को क्या क्या दे रही। तो फंक्शन, एक अथॉरिटी क्या करेगी इसके बारे में हम बात करें। तो अथॉरिटी का काम क्या हमें समझ में आता है सर, रेगुलेट करना है। किसको रेगुलेट करना है उसी के बारे में लिखा हुआ है। ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी टू डेवलप एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, याद करेंगे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तीन बातों को ध्यान रखेगी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, फाइनेंशियल सर्विस का एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन द आईएफएससी। ठीक है। इसमें क्या बोला गया, ये इंक्लूड करेगी regulating the financial product, financial service, financial institution in the IFC which have been permitted before the commencement of this act। ये एक्ट 20 में कमेंस हुआ, उससे पहले कौन रेगुलेट कर रहा था? पहले के सारे रेगुलेटर आरबीआई, सेबी, आईआरडीए वो रेगुलेट कर रहे थे। तो इससे पहले जो भी काम हो रखा है वो भी अब इसके एक्ट के आने के बाद आईएफएससी रेगुलेट करेगी। ठीक है। रेगुलेटिंग सच अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन आईएफसी एज मे बी नोटिफाइड। बाद में जब गवर्नमेंट बोलेगी, जैसे बुलियन को नोटिफाई किया तो आप बुलियन को भी रेगुलेट करोगे। ठीक है जी। रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये रेगुलेट तो करेगी करेगी, फिर रिकमेंड कर सकते हैं कि यार और प्रोडक्ट्स भी लेकर आओ, हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इसके मतलब इम्पैक्ट बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो रिकमेंड कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सच अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आप इंक्लूड करो इसको भी यार, इसका भी काम करेंगे हम। ठीक है जी, बात समझ आती है। सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर पढ़ लेंगे, 30 नंबर याद करेंगे, जिसमें पावर्स दी गई अथॉरिटी को इन रिलेशन टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पावर्स क्या दी गई, ओपन पावर दे दी गई। ऑल पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय अप्रोप्रिएट रेगुलेटर आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी, आईआरडीए स्पेसिफाइड अंडर शैल इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। आईएफएससी के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर सारी पावर्स आईएफएससी के पास होंगी, जो अप्रोप्रिएट रेगुलेटर्स के पास होती थी। अप्रोप्रिएट रेगुलेटर कौन? आरबीआई। तो नेम ऑफ एक्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट में आईएफएससी के अंदर बोल दिया गया कि ये जितने भी एक्ट है इसमें जो जो पावर आरबीआई के पास है वो सारी आईएफएससीए के पास आ जाएगी। सारे के सारे एक्ट, सेबी का जो भी अप्रोप्रिएट रेगुलेटर सेबी है, उसके ये 3 एक्ट है, ये सारी की सारी पावर्स आईएफएससी के पास आ जाएंगी। सेम आईआरडीए और पीएफआरडी के जो भी एक्ट के अंदर पावर्स है वो सारी की सारी आईएफएससी के पास आ। क्या बात है, मजा आ गया। तो सेक्शन 13 ने हर जगह की पावर को खींचा और बोला ये आईएफएससीए के पास है, किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के लिए, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, किस पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विस के लिए, जो भी करी जाएंगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। ठीक है, मजा आ गया जी, मजा आ गया। अच्छा, अब एक एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ अगर कोई गलती करा तो पेनल्टी से लगती है ना, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में बोला जो भी पेनल्टीज, फाइन, फी, सेटलमेंट का अमाउंट कुछ भी ले जाएगा
वो फॉरेन करेंसी के अंदर लिया जाएगा, फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट्स में लिया जाएगा, जो भी पेनल्टी का अमाउंट होगा। पेनल्टी अगर डिसाइड कर दी गई तो उसको कन्वर्ट करो फॉरेन करेंसी में, क्योंकि आईएफएससी के अंदर फॉरेन करेंसी के अंदर ही ट्रांजेक्शन चल रहा है। ठीक है जी, बात समझ आती है। जो भी ये कलेक्ट होगा, अच्छा फॉरेन करेंसी क्या होगा, पहली बात तो फॉरेन करेंसी क्या है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी है उसमें बिजनेस चलेगा आईएफएससी के अंदर। अब जो भी कलेक्ट किया फॉरेन करेंसी को उसको हम कहाँ पे डाल देंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर वो क्रेडिट कर दिया जाएगी। वो पैसा इंडिया के फंड के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर डाल दिया जाएगा, इंडियन रुपी में ना, इंडियन रुपी में। तो वो आपको आरबीआई फैसिलिटी दे देगा उसको रुपी में कन्वर्ट करने की। बात समझ, ठीक है जी, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 4 जिसमें फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करेगी, किसके रिस्पेक्ट में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको ग्रांट देंगे, आपके पास पैसा कैसे आएगा, हम आपको पैसा देंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से बात करेंगे भाई पैसा देना आईएफएससी को चलाना है। ऑन दिस बिहाफ मेक द अथॉरिटी ग्रांट ऑफ सच सम ऑफ मनी। आप आईएफएससी के फाइनेंशियल खोल के देखोगे, आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट पे चल रहा है। ठीक है, तो फंड ऑफ अथॉरिटी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूट अ फंड कॉल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी फंड, जिसके अंदर पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा। किसको, पैसा आ रहा है, ग्रांट फी चार्जेस रिसीव्ड बाय अथॉरिटी। ठीक है जी, ऑल सम रिसीव्ड बाय अथॉरिटी फ्रॉम द सोर्सेज एज मे बी डिसाइडेड अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका पैसे का यूज कहाँ होगा, द फंड शैल बी अप्लाइड फॉर मीटिंग द सैलरीज अलाउंस अदर रेम्यूनरेशन, घूमने फिरने जा रहे हैं एम्प्लॉयज उनके लिए, अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द अथॉरिटी इन कनेक्शन विद डिस्चार्ज। जो भी आपका क्या कहते हैं ऑफिस चलेगा, एसी के बिल आएंगे, वहां पे काम करोगे, खाना पीना आएगा, पिज्जा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, उन सबका पैसा यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 अकाउंट्स एंड ऑडिट। जो भी पर्टिकुलर काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, तो कोई ना कोई ऑडिट करेगा। तो ऑडिट कौन करेगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है, कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी ऑडिट करेगा। ठीक है जी, एक परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी बनाएगी इस एक्ट के अंदर। बोला कि हम चाहते हैं कि इसका मतलब चेकिंग भी तो होती रहे ना, ये आईएफएससी जो अथॉरिटी बिठा दिया हमने, इतने सारे एम्प्लॉय बिठा दिए, काम करे, सेंटर बना दिया, इतना बढ़िया बिल्डिंग बना दी, ये काम ढंग से कर रहे नहीं कर रहे। तो इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी बनाएगी कि आप चेक करो कि आईएफएससी ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा। ये इसी एक्ट में बन रहा है, इसी के अंदर यही मेंबर्स खुद का परफॉर्मेंस खुद ही हो रहा है, पढ़ते हैं जी। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आईएफएससी खुद ही करेगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी खुद इस परफॉर्मेंस कमेटी रिव्यू कमेटी के अंदर बंदों को अपॉइंट करेगी। कितने, मिनिमम 2 लोगों को अपॉइंट करेगी। उनका काम है रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ अथॉरिटी। क्या बात है, जो फंक्शन कर रहे हैं वही रिव्यू भी कर रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है जी, तो हम याद करेंगे, अपॉइंटमेंट आईएफएससी करेगा, 2 मेंबर इसके अंदर होंगे, और वो रिव्यू करेगी कि फंक्शनिंग कैसे हो रही है, इसकी रिपोर्ट्स भी देनी है। द परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी, आगे की बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये रिव्यू तो ठीक है, बट अब रिपोर्ट्स दिखाओगे कि हाँ भाई हमने एक्चुअली में रिव्यू किया है, क्या काम हो रहा था। द परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी शैल मेक द रिव्यू एटलीस्ट वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ऊपर मीटिंग कब हुई थी, वंस इन एवरी क्वार्टर। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस रिव्यू होने वाला है वो वंस एटलीस्ट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है। एंड सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ हिज फाइंडिंग टू अथॉरिटी। ये रिपोर्ट अथॉरिटी को ही दे देगी, जो भी रिपोर्ट बनाई वो अथॉरिटी को दे देंगे। परफॉर्मेंस रिव्यू करा और अथॉरिटी को ही दिया कि यार देखो ऐसा ऐसा फंक्शन चल रहा है। अब ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास भी तो जानी चाहिए ना। अथॉरिटी खुद ही रिव्यू करा के खुद ही रिपोर्ट लेकर थोड़ा ना खेलती रहेगी। इस रिपोर्ट को विच शैल बी फॉरवर्डेड अ कॉपी देयर ऑफ अलोंग विद एक्शंस टेकन। इस रिपोर्ट के ऊपर आपने क्या एक्शन लिए, जो एक्शन लिए इन परसुएंट टू सच रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट। जैसी परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी ने को रिपोर्ट दी, उसके ऊपर क्या आपने एक्शन लिए, उसकी रिपोर्ट को आपको सबमिट करना है विद इन 3 months टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कंस्ट्रू करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ही करेंगे। ठीक है जी, ओके जी। आगे के सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम पढ़ेंगे, पूरा एक्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। सेक्शन नंबर 18 में बोला कि आप एक वेबसाइट बनाओगे। द अथॉरिटी शैल मेंटेन सच वेबसाइट एंड अदर यूनिवर्सली एक्सेसिबल रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट आप जाकर देख सकते हो, आईएफएससी की वेबसाइट, काफी अच्छी से वेबसाइट बन रखी है। ऑल द रेगुलेशंस ऑर्डर इशूड बाय अथॉरिटी, सारे के सारे रेगुलेशंस ऑर्डर सर्कुलर्स गाइडलाइन सब कुछ इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 19 रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। सबमिट रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट, जो भी है, जो भी आपने काम किया, आप रिटर्न स्टेटमेंट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करोगे। द अथॉरिटी, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, द अथॉरिटी शैल विद इन 90 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर।
जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 90 डेज के अंदर अंदर सबमिट करना सेंट्रल गवर्नमेंट अ रिपोर्ट गिविंग ट्रू एंड फुल अकाउंट्स ऑफ इस एक्टिविटी। क्या आपने काम किया, क्या आपके फाइनेंशियल है, वो सारी की सारी डिटेल आपको देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट शैल बी लेड एज सून एज पॉसिबल। जो भी नेक्स्ट सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, हाँ, पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन में उस रिपोर्ट को आप प्रेजेंट कर दोगे। ये है हमारा आईएफएससी का कच्चा चिट्ठा, ठीक है जी। ओके जी। चैप्टर नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो आईएफएससी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होने वाली इंडियन रुपए का लेना देना नहीं है, ऐसी जेड है। फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा तो इसने क्या बोला, एवरी ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल सर्विस इन फाइनेंस आईएफएससी शैल बी इन सच फॉरेन करेंसी। उस फॉरेन करेंसी में होगा एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सी करेंसी बोला है, इन्होंने बोला कोई भी करेंसी जो फ्रीली कन्वर्टेबल है। फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी के अंदर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कुछ कुछ करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं होती। कौन सी करेंसी होती है जो फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है, जिस कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दी जाती है कि आप इसके अंदर क्या कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हम क्लोज इकोनॉमी में हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो वो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी नहीं होती। तो हमारे यहाँ पे किसको अलाउ कर रखा है, जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी उसके अंदर ट्रांजेक्शन हो सकती है। ओके जी। चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस। मिसलेनियस बातें लिखी गई है। पावर टू इशू डायरेक्शन। यहाँ पर इस सेक्शन में बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कभी भी डायरेक्शन देती रहेगी, आपको माननी पड़ेगी बात। आईएफएससी इज बाउंड बाय सच डायरेक्शन ऑन क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी बना रखी कुछ भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी हम बता रहे हैं आपको ये करना है, हमसे ऊपर नहीं हो आप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी। ठीक है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी। सेक्शन नंबर 22 में बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, कभी भी इस अथॉरिटी को ये खत्म कर सकती है। वो बोल देगी कि आपसे काम नहीं हो पा रहा, हम सुपरसीड कर रहे हैं, आपसे काम नहीं हो पा रहा, हम काम कराएंगे। इफ एट एनी टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट is of the opinion that on account of circumstance beyond the control of authority it is unable to discharge the functions or perform the duty, नहीं कर पा रहे काम, imposed, जो इस एक्ट ने बोला, the authority has persistently defaulted in complying with the direction given by central government। जो ऊपर डायरेक्शन दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं कर रही, अपनी मर्जी चला रही है। circumstances exist which rendered it necessary in the public interest to do so। ऐसे कुछ circumstance आ गया कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस अथॉरिटी को खत्म करना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बे बाय नोटिफिकेशन फॉर रीजंस टू बी स्पेसिफाइड देयरइन, रीजंस लिखेगी बताएगी, सुपरसीड द अथॉरिटी फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months। मोस्ट इंपोर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मंथ्स के लिए इस अथॉरिटी को सुपरसीड कर लेगी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा, 6 मंथ्स के बाद वापस से अथॉरिटी को बनाया जाएगा, काम तो उनका आईएफएससी का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी हर चीज कर सकती है, तो फिर से अथॉरिटी को बनाया जाएगा, नई अथॉरिटी को, कि आप काम करो यार, इनसे नहीं हो पाया था। ठीक है। अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सुपरसीडिंग द अथॉरिटी, द जैसे वो पब्लिश हुआ, क्या कहते हैं, सुपरसीड कर ली अथॉरिटी, चेयरपर्सन अदर मेंबर एज फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरसेशन वेकेट देयर ऑफिस, सब आप छोड़ के चले जाओ, आपका अपना आईडी कार्ड सरेंडर कर दो, आप छोड़ के निकल जाओ, बाहर चले जाओ। ऑल द पावर्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज व्हिच मे बी बाय अंडर दिस एक्ट बी एक्सरसाइज और डिस्चार्ज बाय ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटी, जो भी पावर्स दी गई थी वो सारी पावर्स किसके पास आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अंटिल द अथॉरिटी, नेक्स्ट अथॉरिटी जब तक रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती उस टाइम तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी, जब अगली अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तो उसके पास फिर से पावर चली जाएगी। ठीक है जी। ऑल द प्रॉपर्टीज ओन्ड और कंट्रोल बाय अथॉरिटी किसके पास आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अनलेस एंड अनटिल नेक्स्ट अथॉरिटी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती। ठीक है। ओके। डेलीगेशन ऑफ पावर, द अथॉरिटी में बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर्स, ऑर्डर्स लाकर अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं मेंबर्स टू एनी मेंबर ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द सच कंडीशंस। आप काम करने जाओगे कि आप आईएफएससी में जब आपकी जॉब लगेगी तो क्या पता आपको उसके अंदर पावर्स डेलीगेट कर जाए कि हाँ भाई सो बंदा अब ये काम यही करेगा, डेलीगेट कर दे हमने पावर। ठीक है। मेंबर्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एंड अदर अथॉरिटी टू बी पब्लिक सर्वेंट, इस पर्टिकुलर सेक्शन में बोला गया जो भी यहाँ पे काम करेगा वो एक पब्लिक सर्वेंट है। कहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, सेक्शन नंबर 21 आईपीसी इंडियन पिनल कोड, टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 21 आईपीसी के अंदर। ठीक है। Protection of actions taken in good faith. No suit, prosecution, or other legal proceeding shall be against the central government or the authority or its member, officers, or other employees for anything which is done intended to be done in good faith। कोई भी अगर सही से वो काम करने की सोच रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं हो सकता, इंटेंशन देखा जाएगा। सेक्शन नंबर 26 इंपॉर्टेंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, ये अथॉरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, भाई गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, नथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ
और enactment for the time being in force in relation to taxation including income tax। कोई भी टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, पहले होता था, अब नहीं होता वैसे, कोई भी टैक्स है वो नहीं लगेगा। shall make the authority liable to pay income tax or any other tax duty in respect of income। कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ अप्लाई नहीं करेगा, nothing contained in any other law, कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा इसके ऊपर। ठीक है। पावर टू मेक रूल्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इस एक्ट को जो बताएंगे। अब मेरी बात सुनो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने कुछ बताना है तो वो रूल्स बना के बताएगी। तो वो रेगुलेटरी से तो ऊपर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया। रेगुलेटरी के पास कौन सी पावर है? रेगुलेशंस बनाने की। अगर रेगुलेशंस में कुछ गलत आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर आके डायरेक्शंस दे सकती है, इस एक्ट में जो पावर दे रखी है। ठीक है, ठीक है। पावर टू मेक रूल किसके पास होनी चाहिए? सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है। पावर टू मेक रेगुलेशन किसके पास होगी? ओहो, द अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन। यहाँ पर अथॉरिटी आ गई, अथॉरिटी के पास पावर है रेगुलेशंस बनाने की। कंसिस्टेंट होनी चाहिए वो किससे? एक्ट एंड द रूल्स। यहाँ पे हमें सर बात समझ में आती है, एकदम क्लियर हो गया। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन क्या होता है? सबसे ऊपर एक्ट है, उसको डिफाइन करते हुए एक्ट के बाद आता है हमारा रूल्स, जो वो एक्ट को ही एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद पावर्स दी जाती है, एक्ट में ही पावर दी जाती है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेशंस ला सकती है। रेगुलेट मतलब किसको? जो फाइनेंशियल जो भी इंटरमीडिएट्स है उनको रेगुलेट करने के लिए। मजा आ गया। रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे उसको भी आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लेके आना, दिखाने, प्रेजेंट करेंगे। एक्ट तो पास ही पार्लियामेंट करता है, बट कोई भी रेगुलेशन और कोई भी रूल बन रहा है तो भी आपको पार्लियामेंट के सामने लेकर आना है। ठीक है जी, ओके। Section number 13, overriding effect. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained any other law। सारे लॉ को पीछे कर दो, ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये एक्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी 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 वैसे ही है। पावर टू मॉडिफाई अदर एनएक्टमेंट इन रिलेशन, आईएफएससी के अंदर बड़े सारे प्रोविजंस आ गए, तो बड़े सारे और एक्ट के अंदर कोई ना कोई प्रोविजंस डाले गए कि आईएफएससी अलग है, आईएफएससी की बात अलग है। आईएफएससी का जो भी देखना आप आईएफएससी के एक्ट में आके देखो, तो बड़े सारे एक्ट को अमेंड किया गया। मैंने यहाँ पे लिस्ट भी आगे दिखा दी होगी, देखो ये सारे के सारे एक्ट हैं जिनको अमेंड किया गया, जिसके अंदर आईएफएससी के बारे में स्पेसिफिक बोला गया कि हम अमेंड करके आईएफएससी की पावर उनकी तरफ ही रहेंगी, हम उसको रेगुलेट नहीं करेंगे। तो ये बड़े सारे एक्ट में मतलब अमेंडमेंट्स आई थी। ठीक है जी, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। सेक्शन नंबर 32 में पावर दी गई गवर्नमेंट को, कोई डिफिकल्टी आपको काम करते हो तो आप कोई ऑर्डर ला सकते हो, आपका क्या कहते हैं नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट में कुछ ला सकते हो तो वो अप्लाई करेगा इस एक्ट के रिलेटेड। ठीक है जी, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सेविंग्स दे दी गई, ऑल रेगुलेशन, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन मेड और purporting टू बी हैव बीन मेड, ऑल द नोटिफिकेशन इशूड जो सेंट्रल मतलब इशूड अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, किसी भी सेंट्रल एक्ट के अंदर कोई भी आया है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज द केस में बी शैल, इन सोवर एज दे आर रिलेटेड टू द मैटर्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कोई और रेगुलेशंस आ रही, कुछ भी आ रही हैं, कोई भी है, बट जो भी मैटर्स है जो इस एक्ट से रिलेटेड है, बाहर की बातें छोड़ दो, तो इसके अंदर कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? हमारा आईएफएससी एक्ट प्रिवेल करेगा। अगर इनकंसिस्टेंट है, हमारे आईएफएससी एक्ट ने एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए कुछ और बोल रखा है, किसी ने कुछ और बोल रखा है, तो हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा, हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा। अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो बाहर जो भी बोल रहा है उसको भी हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर देखते हैं ना, कोई भी एज द केस में बी so far as they relate to matter which are provision of this act is made or the rules or regulation made or notification issued thereunder and are not inconsistent therewith shall be deemed to have been made or issued under this act। अगर जो inconsistent नहीं है, कोई और regulations रूल्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे इस पे भी अप्लाई कर जाएंगे। जहां पर भी इनकंसिस्टेंट आए कि आईएफएससी ने कुछ और बोल रखा है, तो वहां पर आईएफएससी प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है जी, आईएफएससी का एक्ट प्रिवेल कर जाएगा। तो ये सेविंग्स है, तो इसमें हम देखेंगे क्या हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। भाई आपका एक्ट इतना ही है, इसमें कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आना। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, पावर्स टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेना, ठीक है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एग्जेम्पशन टू टैक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके बाद ठीक है, बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जहां पर भी मंथ्स, डेज वगैरह है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकते हैं कितने टाइम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इशू कर सकते हैं किस सेक्शन नंबर के अंदर, ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो गया, रिपोर्ट्स होगी। ठीक है, यहाँ से लेके 19 से लेके ऊपर तक तो सारे के सारे सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ने ही पढ़ने, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है। तो ये पर्टिकुलर सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन आईएफएससी एक्ट के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, उस एमसीक्यूज का अटेम्प्ट करना। ठीक है जी, ओके, टाटा, बाय बाय।